जब बात होती है तो सिर्फ सरकार की नहीं, विपक्ष की बात होनी भी ज़रूरी है। उससे समझ में आता है कि कितना विकास हुआ है, क्या चुनौतियां हैं। और अटल जी, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही रहेगा कि 25 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है, लेकिन विपक्ष की भूमिका पर आप किस तरीके से विकास देखेंगे? किस तरीके की तस्वीर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कितना बदला है, और आपका इस पर क्या कहना है? 21वीं सदी का सपना राजीव गांधी जी ने देखा था 1980s के दौर पे। तब हम सोचते थे कि 21वीं सदी कैसा होगा, और 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा 25 साल गुजर गए, और छत्तीसगढ़ राज्य को बने भी 25 साल हो गए। तो हम 21वीं सदी में पहुंचने से हमने क्या पाया, क्या खोया, कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ पहुँचना है, ये जानना ज़रूरी है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम अलग राज्य होने के बाद हमने बहुत सा विकास किया है। चाहे एजुकेशन के सेक्टर्स में देखिए, सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। पहले एक ही मेडिकल कॉलेज होता था, रायपुर मेडिकल कॉलेज। आज शायद 13 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में है। पहले केवल एक ही यूनिवर्सिटी होती थी, 2 यूनिवर्सिटी, बिलासपुर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी और रविशंकर यूनिवर्सिटी। अभी लगभग 7 यूनिवर्सिटी हो चुकी है। तो एजुकेशन के सेक्टर में हमने ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया है। पर जहाँ तक छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अभी भी कमी दिखती है कि इस विकास से हम छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाले लोगों को या सरगुजा में रहने वाले लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे। हमारा छत्तीसगढ़ सरगुजा से प्रारंभ होकर लगभग 2260 किलोमीटर की लंबाई लेते हुए बस्तर पर ख़त्म होता है, पर बस्तर के लोगों को अभी भी विकास नहीं दिख रहा है। और विकास कब दिखेगा? जब वहाँ के लोगों को वहाँ की संपदाओं से हम जोड़ सकेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमने बाकी सभी सेक्टर्स में काम की। इंफ्रास्ट्रक्चर में नो डाउट हमने बहुत काम किया। नया रायपुर जिस तरीके से विकास की गति पे नया रायपुर बना, बिलासपुर जो एकमात्र दूसरी बड़ी सिटी होती थी जहाँ पर SCCL का हेडक्वार्टर है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, और उसके बाद हाई कोर्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी हमने विकास बहुत किया है, पर उस विकास का सही मायने में सबसे नीचे के पायदान के लोगों को फ़ायदा कितना मिल पा रहा है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है जी। पहले बिलासपुर और रायपुर के बीच हम लोगों को बाय रोड जाने में 4 घंटे लगते थे, आज 1.5 घंटे में हम रायपुर पहुंच जाते हैं। तो विकास तो हुआ है, पर अब सस्टेनेबल विकास की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में और काम किया जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल विधायक जी, जैसे कि आपने बताया भी, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब विपक्ष सामने कुर्सी पर बैठा हो तो विकास के सवाल पूछे जाए तो तमाम सवाल दागे जाते हैं कि अभी ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि छत्तीसगढ़ के 25 साल को आप कैसे देखते, तो आपने बताया कि इतने सारे कॉलेजेस बन गए हैं, इतना विकास हो रहा है। और ये जो आपने मैसेज दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि कैसे छत्तीसगढ़ बन रहा है, संवर रहा है। 25 साल का युवा छत्तीसगढ़, बीजेपी कांग्रेस से हटकर राजनीति से परे आपने आज ये जवाब दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि देखिए ये विषय राजनीति से परे था और इन्होंने राजनीति नहीं की उस पर। उन्होंने बताया कि विकास तो हुआ, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपने बात की। आपको क्या लगता है कहाँ पर अधूरा रह गया ये? देखिए, हमको खैरात बांटना बंद करना चाहिए। 2 रुपए किलो चावल, 1000 रुपये महतारी बंधन योजना। जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो उन्होंने किसान को समृद्ध करने की बात की, किसान के हाथ में पैसे देने की बात की। उन्होंने किसान को पूरे भारत में सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की शुरुआत की, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, और हमारे अन्नदाता अगर कोई है छत्तीसगढ़ में तो किसान है। तो जब किसान समृद्ध होगा तो गांव समृद्ध होगा, और गांव समृद्ध होगा तो छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा। हमको खैरात बांटने की जगह उन्हें मजबूती देना चाहिए। आप देखिए कि पहले जब छत्तीसगढ़ बना था तब लगभग 20 या 22 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। आज 1,49,000 मेट्रिक टन धान की खरीदी। इसका मतलब लोग खेती की तरफ वापस गए, लोग खेती की तरफ ध्यान देने लगे, क्योंकि वहाँ से उनको पैसे अच्छे मिलने लगे। पहले ये होता था कि किसान खेती भी करता था और कर्जे से लद जाता था। इन 5-6 साल पहले छत्तीसगढ़ का ही रिकॉर्ड है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 100 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी।
तो हमको अगर छत्तीसगढ़ को उस स्वरूप में देखना है तो हमको छत्तीसगढ़ में गाँव में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनी होगी और उस दिशा पे काम करना होगा कि वो आत्मनिर्भर कैसे बने। चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। हमारा 44% जो कवर है वो वनांचित क्षेत्र है, वनांचल से घिरा हुआ है। तो हम वनांचल में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं? जी। वनोपज, पहले वनोपज 4 वनोपज की खरीदी होती थी। अब जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी कांग्रेस की, तो 67 वनोपज की खरीदी होने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी होने लगी। तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसकी तरफ एक आयोग का गठन होना चाहिए और उनका जो डायरेक्शन है वो गांव की तरफ होना चाहिए कि गांव समृद्ध कैसे बनेगा। क्योंकि ये जो बाहर से अधिकारी आते हैं, ये अपने हिसाब से नियम कानून और योजनाएं बनाते हैं और जब योजनाएं बन के ज़मीन पर आती है तो पता लगा उसका फ़ायदा किसी आपने बहुत अच्छे से बात समझा भी दी। लेकिन जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो पता चला कि आप इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं, इंजीनियर भी हैं पेशे से। लेकिन बिलासपुर की जब जब बात आती है तो आज लोग कई बार कहते हैं बिलासपुर को लेकर खोदापुर, हर जगह गड्ढे हैं। आपकी भी सरकार रही इससे पहले, उस दौरान भी आपने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने किस तरह की स्थिति देखी और बिलासपुर को कैसे बदला जाए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, और जो बिलासपुर का एक स्टेटस बना हुआ हर जगह कि खुदापुर लोग कह रहे हैं, तो देश में बिलासपुर का नाम कैसे बनेगा? देखिए, टेक्निकली अगर आप बात करेंगे तो बिलासपुर को अभी भी लोग बिलासपुर की जियोग्राफी को समझे नहीं है। बिलासपुर एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 पार्ट में बटा हुआ है। बाकी शहरों में आपने देखा होगा कि बीच से नदी निकलती है, 2 पार्ट हो जाते हैं, बीच से रेल लाइन निकली है, 2 पार्ट हो जाते हैं। पर बिलासपुर लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस पे रेल लाइन है, उसके बाद नदी है। तो नदी के उस पार का बिलासपुर सरकंडा, नदी और रेल लाइन के बीच का पुराना बिलासपुर, और नदी के उस पार का जो नया बिलासपुर बसा है, जिसको अब रायपुर रोड बोलते हैं। तो इसके बीच में जब अभी तो कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, अदरवाइज़ पहले 2 या 3 पुल होते थे, तो बिलासपुर कैसे बढ़ेगा आगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो इसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि रेलवे में और ज़्यादा पुल बने, अरपा नदी पे और ज़्यादा पुल बने। अभी हमारी सरकार के समय हमने अरपा के किनारे दोनों साइड की सड़कें बनाई। बिलासपुर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक का अभी भी बहुत ट्रैफिक वॉल्यूम है, तो वो दोनों सड़कों में अभी एक सड़क खुल पाई है, एक का काम अभी भी अधूरा हुआ है। तो बिलासपुर का ट्रैफिक कैसे डाइवर्ट हो, बिलासपुर के लोग समय पर कैसे जल्दी पहुंच सके, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कैसे बिलासपुर को बढ़ाएं। बिलासपुर, इसके पहले बिलासपुर सी ग्रेड सिटी में आता था। अभी बिलासपुर में जब 17-18 गांव जुड़े हैं, नगर निगम का क्षेत्र सकरी से लेकर मेहमंद तक हो गया है, तो अब बिलासपुर बी ग्रेड सिटी में आने लगा है। इसकी पॉपुलेशन बढ़ के 7 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा हुई है। जो लोग सरकारी कर्मचारी लोग यहाँ बैठे होंगे वो समझते हैं कि बी ग्रेड सिटी बनने के फ़ायदे क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब दिल्ली में बैठी हुई सरकार किसी सिटीज़ को फंड देती है तो वो ग्रेडिंग के हिसाब से फंडिंग करती है कि सी ग्रेड सिटी को इतना पैसा, बी ग्रेड सिटी को इतना पैसा। तो बिलासपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और एक लंबी सोच की ज़रूरत है कि बिलासपुर किस तरीके से विकसित हो, किस तरीके से सेक्टर वाइज डेवलपमेंट हो। सकरी जोन जो है वो एक अलग एरिया डेवलप हो, मेहमंद एरिया जो है वो अलग हो रहा है। जो नया बिलासपुर बस रहा है तिफरा के बाद, वो जो कि एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट की भी बात करेंगे कि अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ आशा की किरण दिख रही है कि अभी सरकार ने नए बजट में 150 करोड़ रुपए अलॉटमेंट किया है। बिलासपुर दूसरा बड़ा शहर है। अंबिकापुर वालों को भी अगर फ़्लाइट में कहीं जाना है या रायगढ़ वालों को भी फ़्लाइट में कहीं जाना है तो उनके लिए सबसे नियरेस्ट बिलासपुर होता है। और मुझे लगता है कि बिलासपुर को जल्दी 4G का लाइसेंस मिलना चाहिए और इसका एयरपोर्ट डेवलप होना चाहिए, ताकि जो बड़ी कंपनीज़ के लोग हैं जिनके पास समय कम होता है, उन्हें एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उस हिसाब से मुझे लगता है कि एयर कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़ना चाहिए। और बिलासपुर रेलवे के नाम से जाना जाता है। पहले रेलवे को भारत की जीवन रेखा कहा जाता था, अभी यात्री ट्रेनों को अभी बंद कर दिया जा रहा है। गांव के लोग शहर नहीं पहुंच पा रहे हैं और यहाँ से केवल एक ही टारगेट हो गया है कि यहाँ का खनिज संपदा कैसे निकाला जाए। बिल्कुल, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। जब आप ये बात कर रहे थे कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो एक राजनीतिक सवाल है मेरा, क्योंकि अब राजनीति की भी बात कर लेते हैं। अमर अग्रवाल यहाँ से विधायक
तो मैं आप जानना चाहती हूँ कि उनसे आपकी दोस्ती है, क्योंकि राजनीति के परे कभी आप दोनों बैठ के बात करते हैं कि ये समस्या है, क्योंकि वो बात मुख्यमंत्री तक पहुँचा देंगे, वो फंड ले आएंगे, फिर आप काम करवा लीजिएगा। तो कभी आप दोनों के बीच में बात होती है बिलासपुर के विकास को लेकर? दोस्ती ठीक ठाक है दोनों के बीच में कि नहीं? देखिए, हमारा अग्रवाल बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। हम्म। बिलासपुर का लगभग ये 20वां साल है जब वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ज़रूर एक दो प्रोजेक्ट होते हैं जब आदमी अच्छी सोच लेके आता है कि मैं एक अच्छा काम करूँगा। उन्होंने सीवरेज का जो प्रोजेक्ट लाया वो फेलवर हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न, और शायद उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया कि सीवरेज बिलासपुर के लिए बहुत बड़ा दाग बनेगा, और आज वो सीवरेज के लगभग 600 करोड़ रुपए ज़मीन पर दफन हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बिलासपुर का ये दुर्भाग्य है कि इतने वरिष्ठ नेता जिनको इस बार मौका मिलना चाहिए था, मुझे लगता है कि इस बार बिलासपुर की तस्वीर ज़रूर बदलती, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, अनुभव था। मतलब आप भी चाहते थे कि अमर अग्रवाल जी को मंत्री बनना चाहिए था। बिलासपुर दूसरा बड़ा शहर है और उनके पास इतना अच्छा अनुभव है राजनीति का और प्रशासन का। मुझे लगता है उसका फ़ायदा बिलासपुर की जनता को और आसपास के लोगों को मिलना चाहिए था। आप ये दिल से बोल रहे हैं या पॉलिटिकल डिमांड पर बोल रहे हैं? नहीं, मैं दिल से ही कह रहा हूँ। लेकिन आपकी मुस्कान बता रही है कि आप दिल से चाहते थे, लगता है। देखिए, पॉलिटिकल राजनीतिक हितों की अगर आप बात करें, उससे ऊपर उठ के कोई बात होगी तो मैं तो चाहता था कि बिलासपुर के अमर अग्रवाल जी मंत्री बने, ताकि बिलासपुर की जनता को उसका फ़ायदा मिल सके और उनके अनुभवों का लाभ मिल सके। कहाँ से पैसा लाना है, कैसे लाना है और कैसे काम कराना है। आदमी अनुभव से ही बहुत कुछ सीखता है। उनसे कुछ बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई, शायद इस बार उस गलती का सुधार होता और बिलासपुर में कुछ अच्छा काम होता। देखिए, मैं ये बताइए कि हम लगातार यहाँ पर युवा भी बैठे हुए हैं, हम लोग लगातार युवाओं को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, और परसों की एक तस्वीर की मैं बात करूंगी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को जब जमानत मिलती है तो वहाँ की जो तस्वीर सामने आई, तो क्या उससे हम लोग ये समझें कि जल्दी चैतन्य बघेल की लॉन्चिंग होने वाली है? क्योंकि आप तो करीबी भी हैं, जानते होंगे इस बात को। यहाँ पर बात लॉन्चिंग की नहीं है। मैं चेतन बघेल को बहुत व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। वो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है। खेती बाड़ी और अपने कामों पर ध्यान देते हैं। हम लोग तो बहुत साल नज़दीक रहे, 5 साल मुख्यमंत्री काल में। मुझे नहीं लगता कि हमें जुड़े जितने लोग बैठे होंगे उन्होंने चैतन्य बघेल को कभी राजनीतिक बातें करती सुनी हो। वो अपने पिता के क्षेत्र में काम करते हैं, कभी उन्होंने राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से किसी भी काम पे इंटरफेयर नहीं किया। पर राजनीति में बोलते हैं ना कि पिता का बदला पुत्र से भी लिया जाता है। वही अभी उनके साथ हुआ कि उनका किसी काम से कोई लेना देना नहीं था, पर उनको 6 महीने जेल काटनी पड़ी। ये एक दुर्भाग्य है देश की राजनीति का, जो अब राजनीति हो रही है। हम लोग लेकिन श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि वो राजनीतिक पर्सन नहीं है, लेकिन अभी जो मीडिया के सामने भी है और जो जनता देख रही है उनको देख ऐसा रहा है। क्योंकि देखिए, जब उस दिन उनको जमानत मिलती है, भूपेश बघेल खुद अपने बेटे के लिए कार ड्राइव करते हैं, मैं भी बगल में। अच्छा, आप भी थे वहीं? तो देखिए, पीछे आप भी थे, आप खुद बता रहे हैं। तो वहाँ पर वो जो शक्ति प्रदर्शन था, तो वो तो इसी बात का कहीं ना कहीं संदेश देता है। और चैतन्य बघेल का एक पोस्ट कि मैं छत्तीसगढ़ी महतारी की सेवा करूंगा, तो ये पोस्ट क्या बता रहा है? देखिए, एक तो जैसे मैं वहाँ गया था, मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया था कि मुझे वहाँ जाना है। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको पता लगा वो चैतन्य बघेल से मिलने गया। जहाँ तक बात है, डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बिजनेसमैन बैठे हैं। हर आदमी अब चाहता है कि उसका बेटा भी बिजनेस करे। डॉक्टर साहब भी चाहते हैं कि उसका बेटा डॉक्टरी करे और उसके बाद उनका नर्सिंग होम संभाले। अगर भूपेश बघेल जी का बेटा ये चाहता है कि आगे चल के वो राजनीति करे, तो उसमें बुराई क्या है? करना चाहिए उसको राजनीति। उसका बहुत अच्छा भविष्य हो सकता है राजनीति का, और उसको राजनीति करनी चाहिए। और एक तरफ जब से चैतन्य बघेल जमानत पर बाहर आए हैं, तो एक आवाज़ हर तरफ सुनाई दे रही है और एक बात बार बार सुनाई दे रही है कि कवासी लखमा को लेकर कहा जा रहा है कि उनको अभी तक ज़मानत नहीं मिली। क्या वजह है? तमाम बातें भी कह रही है और बीजेपी भी ऐसा कह रही है। देखिए, कवासी लखमा जी को बस्तर के बहुत बड़े नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं, और मैं समझता हूँ कि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, पर उनकी जो बुद्धि है, उनका जो ज्ञान है अनपढ़ होने के बाद, वो हम सबसे बहुत ज़्यादा है। उन्हें जेल में क्यों रखा गया है, ये आज भी प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि बस्तर से जुड़ा हुआ आदमी जो बस्तर की आवाज़ को उठा सकता है, उसे जेल में डाल दिया जाए ताकि बस्तर में कोई आवाज़ ना उठे।
वहाँ का जो दोहन होने वाला है प्राकृतिक संपदाओं का, उसके लिए कोई आवाज़ न उठे, इसलिए कवासी लकमा को जेल में डाला गया है। अभी जो मैं कह रहा हूँ कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 70 सालों में 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठीक करने के लिए आप दूसरे तरीके का सहारा लो, उनकी आवाज़ों को आप दबा दो, पर छत्तीसगढ़ की आवाज़ दबेगी नहीं। बहुत सारे कवासी लकमा जी के आशीर्वाद से खड़े होंगे जो बस्तर की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। मैं अब चाहूँगी, आखिरी सवाल है आपसे, विस्तार न्यूज़ के मंच से विपक्ष के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे बिलासपुर की बदलती तस्वीर और तकदीर को लेकर, और कहाँ कमी रह गई है? आपका क्या सजेशन रहेगा विस्तार न्यूज़ के मंच से सर? देखिए, मैंने कहा कि अब युवा छत्तीसगढ़ 25 साल हो गए हैं, हमने सभी सेक्टर्स पे किसी में कम किसी में ज़्यादा उपलब्धियां पाई हैं, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो। पर मेरा कहना है कि अब एक नया छत्तीसगढ़ बनाने के लिए आने वाला 25 साल छत्तीसगढ़ का कैसा होगा, एक तस्वीर है कि अगर छत्तीसगढ़ में का सरगुजा, वहाँ की अगर खदानों के माध्यम से वहाँ के जंगल कट जाएंगे, वहाँ पर गड्ढा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डैम हसदेव बांगो डैम, जिसमें पानी अगर नहीं आएगा तो पूरा जांजगीर और रायगढ़ जिला सूखा हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का पैर बस्तर अगर कट जाएगा, वहाँ के जंगल कट जाएंगे, वहाँ की खनिज संपदा लुट जाएगी। छत्तीसगढ़ का दाहिना हाथ रायगढ़ अगर वो कट गया और छत्तीसगढ़ का बायां हाथ कवर्धा, तो छत्तीसगढ़ एक मांस का लोथड़ा बन के रह जाएगा। हमको छत्तीसगढ़ के जल जंगल ज़मीन को बचाना होगा, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बचाना होगा। उसका दोहन केवल तभी हो जब छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। हम पूरे लोगों को देने के लिए अपने यहाँ पूरे पेड़ कटाई करा के गड्ढों का जंगल बनाकर हम छत्तीसगढ़ को विकसित करना नहीं चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का विकास ऐसा हो जिसका फ़ायदा छत्तीसगढ़ के रहने वाले सुदूर आदिवासी अंचलों को। बिल्कुल सर, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन आपसे जब बात हो रही है तो इतनी इंटेलेक्चुअल बातें हैं, वो राजनीति के परे भी हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। नक्सलवाद की बात करते हैं, क्योंकि 2026 31 मार्च की डेडलाइन है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचते हैं। उन्होंने कहा था जिस तरीके से नक्सलवाद पर प्रहार जारी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, नक्सलवादी एक दूसरे देश के लोग नहीं हैं। नक्सलवाद एक विचारधारा है जो समाज में शासन में बैठी हुई कुरीतियों के कारण उसका विकास हुआ था, वो विकसित हुए थे। आप नक्सलियों को तो ख़त्म कर सकते हैं, पर नक्सलवाद को ख़त्म नहीं हो सकता। जब जब भी कहीं ज़्यादती होगी, जब भी किसी गरीब की आह लगेगी, तो नक्सलवाद पैदा होगा। खालिस्तान को ख़त्म हुए लगभग 20 साल हो गए, पर आज खालिस्तान की मांग को लेकर वहाँ से एक निर्दलीय लड़ने वाला 2,88,000 वोट से चुनाव जीता है 20 साल बाद। तो विचारधारा ख़त्म नहीं होगी। हम विचारधारा तभी ख़त्म होगी, विचारधारा को ख़त्म करने के लिए विचारधारा। बंदूक की लड़ाई तो बंदूक से लड़ी जा सकती है, पर विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा से लड़ना होगा। वहाँ के लोगों का जो दोहन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ भी हमको मुहिम चलानी होगी। उसके खिलाफ भी उनको क्या ज़रूरत है, वो क्या चाहते हैं, उनके हिसाब से विकास कैसा होना। हमारे दिल्ली में बैठे हुए उद्योगपतियों को आयरन ओर चाहिए, इसलिए आयरन ओर मिलेगा, ये विकास का पैमाना नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोग विकास को किस तरीके से लेना चाहते हैं, किस तरीके से जीना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है तभी नक्सलवाद ख़त्म होगा। आज तो आपको लग रहा है कि 31 तारीख को नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, पर मेरा मानना है नक्सली ख़त्म हो सकते हैं, नक्सलवाद कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक कि शोषण ख़त्म नहीं होगा, लोगों के आतंक ख़त्म नहीं होगा, तब तक नक्सलवाद ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल। तो देखिए, आपने समझा दिया कि ये विचारधारा है और इससे निपटने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। मैं आपसे और भी कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि आज आप जब सामने बैठे हैं तो जो तमाम सवाल आ रहे हैं मेरे मन में, तो मुझे लग रहा है सारे सवाल पूछ लूँ। बीच बीच में ऐसे सुनाई देता है कि कांग्रेस पे अंतरकला दिखाई दे रही है। मैं इसको लेकर आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। कभी चरणदास महंत अलग दिखाई देते हैं, दीपक बैज का अलग गुट दिखाई देता है, टी.एस. सिंहदेव का अलग गुट है, भूपेश बघेल का अलग गुट है। तो ये कांग्रेस के अलग अलग गुट है और आपसी भी गुटबाजी को लेकर चर्चाएं होती रहती है। तो कांग्रेस को एकजुट करना कितना ज़रूरी है, और अगर कांग्रेस एकजुट नहीं होगी तो 2028 कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, कांग्रेस एकजुट है। आपको ऐसा लगता है कि हम लोग गुटों पे बैठे हुए हैं? हर आदमी, हर व्यक्तिगत कार्यकर्ता की किसी एक नेता के प्रति अपनी निष्ठा रहती है, पर उससे बड़ी निष्ठा पार्टी की निष्ठा होती है।
जहाँ तक हर मैं देखता हूँ टीवी चैनल्स और पत्रकार केवल कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं। आज ही एक सकरी का बहुत बड़ा सर उद्घाटन ऐसे का बयान कार्यक्रम, आते हैं, देखिए कभी चरणदास सकरी में आज मान एक कह बहुत बड़ा देते हैं, उद्घाटन होना था, तो फिर 50 वो तो करोड़ का सवाल हॉस्टल बनना पूछेंगे था। ही आप लोगों से हम लोग। सकरी में आज एक बहुत बड़ा उद्घाटन होना था, 50 करोड़ 100 करोड़ का कार्यक्रम था, पेपरों में ऐड आ गए, पर उस कार्ड में वरिष्ठ पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी का नाम नहीं था, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी का नाम। हम लोग को तो विपक्ष क्या के हुआ लोगों था को सर वो पूरा विपक्ष के लोगों को मामला तो क्या पूछा ही नहीं जाता है, शासकीय कामों में विपक्ष के लोगों को नहीं पूछा जाता है। तो गुटबाजी वहाँ ज़्यादा दिख रही है क्योंकि सब मार्गदर्शक मंडल पे चले, और मार्गदर्शक मंडल का जो क्राइटेरिया है वो जो 2 बैठे हैं ऊपर उनके लिए बस नहीं है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोचना होगा कि जो लोग 75 पार ऊपर में बैठे हुए हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए, पर उन लोग भेज रहे हैं यहाँ पर जो लोग काबिल लोग हैं, जिनके पास अनुभव है, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला जा रहा है। ये दुर्भाग्य है जी। देखिए हमारे बीच में धर्मलाल कौशिक जी भी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे बरकरार रहेगा। आपने कहा कि यहाँ पर भी गुट है, इनकी भी बात नहीं होती, तो आज आप ही बता दीजिए कि क्या गुट है यहाँ पे। अमर अग्रवाल गुट आप बता रहे थे, धर्मलाल कौशिक गुट है, और यहाँ पर अलग अलग जो गुट बने हुए हैं उनके बारे में भी समझा दीजिए। ये कौन से गुट है? धर्मलाल कौशिक गुट अलग है और अमर अग्रवाल गुट अलग है क्या? धर्मलाल कौशिक जी अरुण साहब गुट भी है क्या यहाँ पर? बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और भले चाहे वो विपक्ष में हो, पर हम लोग उनसे बहुत सारी चीज़ें विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी सीखते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में 2 ही गुट हैं। थोड़ा देर पहले तो आप ही बता रहे थे कि मीडिया सिर्फ कांग्रेस के गुट की बात करती है, इसलिए मैंने बोला कि आज आप ही बताइए ये बीजेपी के गुट के बारे में। ऊपर में बैठे 2 लोग हैं, 2 गुजराती, उनके जो गुट के साथ हैं वो सत्ता में है, और जो उनके साथ नहीं है वो विपक्ष में। जिन्होंने पूरी पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने पार्टी के आधारभूत संरचना को जिया और यहाँ तक पहुँचाया, वो आज किनारे हो गए हैं, और जो 2 बैठे हुए हैं जो उनका लेकिन सर ये तो वही बात हो गई ना कि आप लोग आपस में नहीं लड़ना चाहते, फिर कह देते हैं मीडिया नैरेटिव सेट करती है, मीडिया लड़ाता है आप लोगों को। आप लोग आपस में नहीं लड़ना चाहते हैं मतलब? हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, मतलब तो मीडिया बस बताती है कि कांग्रेस गुट बीजेपी गुट। हम लोग सहानुभूति पूर्वक इन लोग के साथ हैं, जो लोग कितने अनुभवी होने के बाद उनको अपनी जगह नहीं मिल रही। चलिए सर, बहुत सार्थक चर्चा रही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपने सारे सवालों का जवाब बेबाक तरीके से दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अटल श्रीवास्तव जी के लिए।